हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चतुर्थांक। और चतुर्थांक जो है वो आपके थ्योरी पॉइंट ऑफ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट टाइम भी एग्जाम में पूछा गया, तो चांसेस है कि अब भी एग्जाम में आ जाए। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चतुर्थांक। इससे पहले की वीडियो में हमें हाउ टू कैलकुलेट मीन, मीडियन को हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकती हैं, या लास्ट में मैं वीडियो के एंड में इसकी प्लेलिस्ट लगा दूँगी, आप उससे भी देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। चतुर्थक एक चर के मान जो एक वितरण को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। चतुर्थक क्या होता है? एक वितरण दे रखा होता है, उसको 4 भाग में इक्वल डिवाइड करता है, उसे चतुर्थक कहते हैं। क्योंकि वितरण को 4 भागों में विभाजित करने के लिए 3 मानों की आवश्यकता होती है। अगर हमें इसे किसी को 4 भागों में डिवाइड करें तो उसके लिए हमें 3 मानों की आवश्यकता होगी। तो वो 3 मान हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? Q1, Q2 और Q3 हम लेते हैं इसमें एग्जाम्पल के लिए। देखिए, हम इसमें यूज़ जो करेंगे वो किसका यूज़ करेंगे? Q1, Q3 और Q1, Q2 और Q3 का हम इसमें यूज़ करेंगे। दूसरे और तीसरे चतुर्थक के रूप में जाना जाता है, और ये दूसरे और तीसरे चतुर्थक के रूप में जाना जाता है। और वितरण के लिए प्रथम चतुर्थक यानी Q1 को वेरिएंट के उस मान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें कम से कम 25% अवलोकन इससे कम या उसके बराबर हो। यानी कि हम Q1 जब लगाते हैं तो 25% हो या उसके बराबर हो, उससे कम हो या उसके बराबर हो। इसका Q1 का हम क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं? कम से कम 25% अवलोकन हो, कम से कम हो या उसके बराबर हो, कम हो या उसके बराबर हो जब, या कम से कम 50% अवलोकन इससे अधिक हो या उसके बराबर हो, या तो उससे अधिक हो या उसके बराबर हो 75% के, और 25% से कम हो या उसके बराबर हो, तो हम Q1 का यूज़ करते हैं। एक सतत या समूहीकृत बारंबारता के लिए Q1 वेरिएंट का मान है। ये जो Q1 है एक सतत या एक सामूहिक, अगर हम बारंबारता फ्रीक्वेंसी निकालें तो उसके लिए Q1 जो है एक वेरिएंट का वह मान है जैसे कि Q1 पर कोटि की बाईं ओर हिस्टोग्राम के नीचे का क्षेत्र 25% है और इसके दाईं ओर का क्षेत्र जो है वो 75% है। यानी कि इसके जो लेफ्ट साइड है वो तो 25% है और इसके जो राइट साइड है वो 75% है, तो हम Q1 का यूज़ करेंगे। Q1 की गणना एक सूत्र माध्यिका के सूत्र में उपयुक्त परिवर्तन करके लिखा जा सकता है। प्रथम चतुर्थक वर्ग का पता लगाने के बाद Q1 का सूत्र इस प्रकार लिखा जाएगा। जब हम उसको निकालेंगे तो हमारा Q1 का जो फॉर्मूला होगा वो किस अकॉर्डिंग लिखा जाएगा? Q1 इक्वल्स टू L। ये 1 दे रखा है, बट ये क्या है हमारा L, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट की जो मीड की संख्या होती है उसको लेते हैं हम। तो हम क्या यहाँ क्या यूज़ करते हैं? लोअर लिमिट। जैसे कि हमने मीडियन कैलकुलेट किया था, उसमें हमारी लोअर लिमिट क्या थी? 100, तो हमने उसको L माना था, तो ये L है, ये 1 नहीं है, ये L है। और n/4, ये हम जो मीडियन की जो फ्रीक्वेंसी में जो टोटल आ रहा था तो उसको हम क्या निकाल लेते हैं? n से 2 से डिवाइड कर लेते हैं मीडियन में, बट हम चतुर्थांक में 4 से डिवाइड करेंगे। एक चतुर्थांक क्या होता है हमारा 4, तो हम 4 से इसे डिवाइड करेंगे, माइनस क्या करेंगे? c। उसमें हम CF माइनस करें तो, बट इसमें हम क्या माइनस करेंगे? ओनली C। और F क्या होता है? जो हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो हमारा F आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? I से। जो इन चीज़ों के दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो जितनी भी डिजिट दे रखी है हमें, जैसे 10 से 20 दे रखी है, फिर 20 से 30 दे रखी है, 30 दे रखी है, 20 से 30 और 30 से 40 दे रखी है, तो उसके जो बीच का कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर इन दोनों डिजिट के बीच में? 10 का। तो 10 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ? I हो जाएगा। और ये जो चतुर्थांक है वो प्रथम वर्ग की निचली सीमा है, यानी प्रथम वर्ग जो है उसकी निचली सीमा, लोअर लिमिट जो होती है वो होता है हमारा प्रथम चतुर्थांक। H इसकी चौड़ाई है, और H क्या है इसमें? इसकी चौड़ाई। और F क्या है इसमें? बारंबारता, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो हमारी क्या आ जाती है? F। और C क्या होती है? चतुर्थांक वर्ग से पहले की कक्षाओं की संचयी बारंबारता, यानी कि जो C हमारी निकलती है, जो हमारी पहले की कक्षाएं दे रखी होती हैं उनके जो वर्ग है उनका जो टोटल है उसकी जो पहले की जो कक्षा है वो होती है हमारी C, वो निकल कर आती है हमारी C। और परिभाषा के अनुसार दूसरा चतुर्थांक वितरण का माध्यिका है। वितरण के तीसरे चतुर्थांक यानी कि Q3 को भी इसी तरह परिभाषित किया जा सकता है, Q3 को भी हम इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं। और Q3 वेरिएंट का वह मान है जिसमें कम से कम 50% प्रेक्षण इससे कम या उसके बराबर हो, या 25% प्रेक्षण उससे अधिक या उसके बराबर हो। हमने उसमें ऊपर वाले में क्या देखा था कि 25% से तो कम हो या उसके बराबर हो, पहले वो आएगा, और 75% से ज़्यादा हो और उससे
उसके बराबर हो तो। लेकिन Q3 में क्या आएगा, जो 25% है उससे तो अधिक हो या उसके बराबर हो, लेकिन 75% से कम हो या उसके बराबर हो, तो ये हमारा निकल कर आता है इसमें Q3। अब Q3 का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 का फॉर्मूला होता है Q3, वहाँ Q1 Q2 आ रहा था, यहाँ लिखेंगे हम Q3 इक्वल्स टू L, वही लोअर लिमिट, मल्टीप्लाई जो होगा वो 3 मल्टीप्लाई n/4 माइनस C हमारी वही जो उनका डिफरेंस आ रहा होगा, और F क्या हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी, जो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा, और I जो हमारे डिफरेंस आ रहा होगा उन डिजिट के बीच में। जो डिजिट होती है हमारी X में दे रखी होती है 10, 20 और 20 से 30, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आता है 30, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा होगा I। चतुर्थांक जो है, जो आपका क्वाड्रेटाइल है, वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसको अच्छे से इसकी थ्योरी को भी देख लेना। इसका फॉर्मूला भी आप इसकी थ्योरी में ही राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डेसिलेस। डेसिलेस एक वितरण को 10 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसलिए क्या होता है, जो 10 वितरण दे रखे हैं उनको बराबर बराबर भागों में डिवाइड करता है, और कुल मिलाकर 9 डेसिलेस क्रमश D1, D2, D9 के रूप में निरूपित होती है। ith डेसिलेस D1 DI वेरिएंट का वह मान है जो कम से कम 10% प्रेक्षण उससे कम हो या उसके बराबर हो, और कम से कम 100 - 10% से अधिक हो या उसके बराबर हो। या तो 100 से 10 के बीच में उससे अधिक हो या बराबर हो, या 10% से हो या उसके बराबर हो या उससे कम हो। तो हम क्या निकालते हैं, जब हमारा क्या निकलता है DI इक्वल्स टू 1 हो गया, और 2 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, और एक बार ज़्यादा ज़्यादा हमारे किस पर अटक जाएगा, 9 पर जाकर एंड हो जाएगा। निरंतर या समूहीकृत बारंबारता वितरण के लिए DI वेरिएंट का वह मान है जिसे DI पर कोटि के बाईं और हिस्टोग्राम के नीचे का क्षेत्र 10I% है, और इसके दाईं ओर का क्षेत्र 100 - 10I% है। I व दशमलव का सूत्र इस प्रकार लिखा जा सकता है। इसका फॉर्मूला हम इस प्रकार लिख सकते हैं, DJ इक्वल्स टू L J मल्टीप्लाई बाय n/10 माइनस C अपॉन में F और मल्टीप्लाई बाय I, जहाँ J जो है वो इक्वल्स टू 1 है। 2 3 4 5 6 7 8 के जो भी डिजिट आ रही होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक। तो इसका फॉर्मूला हो गया हमारा D, जो हमारा डेसिलाइज है वो D आ जाएगा हमारा, और J क्या होता है हमारा 1 2 3 4 5, और J यहाँ पर जितनी डिजिट दे रखी होंगी वो हम J ले लेंगे। N तो वही हमारे जो नंबर ऑफ डिजिट आती हैं वो हमारा N हो जाएगा, और डिवाइड किससे कुछ मतलब N क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल अपॉन में उसको 10 से कर देंगे, तो हमारा जो निकल कर आएगा वो, फिर माइनस कर देंगे C और मल्टीप्लाई करेंगे I, वही डिफरेंस जो होता है इनके डिजिट का वो। अब नेक्स्ट आ जाता है परसेंटाइज यानी प्रतिशतक। इसका फॉर्मूला, इसका सोल्यूशन हम हिंदी में देखेंगे। प्रतिशतक क्या होता है, ये हमारा वितरण को 100 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। जो वितरण दे रखा होता है उसको हम 100 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, और कुल मिलाकर 99 प्रतिशतकों को P1 P2 P25 फिर P40 P60 तक आगे तक इसको ले जाएंगे, निरूपित किया जा सकता है, यानी कि इसको कंटिन्यूसली चलते रहेगा या 9P तक। असतत वितरण के लिए केथ प्रतिशतक P के वेरिएंट का वह मान है जिसमें कम से कम K% प्रेक्षण इससे कम हो या इसके बराबर हो, या 100 जो हो वो 100 - K जो हो वो उसके प्रेक्षण के अधिक हो या उससे बराबर से कम हो, K% में उससे कम हो या उसके बराबर हो, और 100 - K से यानी उसके प्रेक्षण से अधिक हो या उसके बराबर हो। एक समूहीकृत बारंबारता बटन के लिए P वेरिएंट का वह मान है जिसे P के पर कोटि के बाईं और हिस्टोग्राम के नीचे का क्षेत्र K% है, और इसके दाईं ओर जो है वो 100 - K% है, और K इसका फॉर्मूला है PG इक्वल्स टू L J इंटू N अपॉन में 100 - C अपॉन में F मल्टीप्लाई बाय I, जहाँ J जो होगा इक्वल्स टू 1 2 3 जो हमारा 100 तक चलता चलाएगा वो क्या होगा हमारा यहाँ J। यानी कि उदाहरण के लिए हम इसका मान लीजिए, हमें उदाहरण दे रखा है Q1 Q3 D1 D7
P45, P60 और 90 का पता लगाना है हमें इसमें। Q1 का, Q3 का, D4 का, D7, P15, P60 और P19 का पता लगाना है। हमको दे रखा है डेली प्रॉफिट इन रुपीज़ में, नंबर ऑफ शॉप। ये क्या दे रखा है हमें, डेली प्रॉफिट इन रुपीज़। तो इसको हम डेली प्रॉफिट इन रुपीज़ को हमें इसको इस तालिका को इसी रूप में बनाना है। इसमें दे रखा है बट आपको इसमें इसी तरह से बनाना है। तो डेली प्रॉफिट में यहाँ आ जाएगा ये प्रॉफिट, तो ये 75, 76 इसको लिख लेंगे। और ये जो हमारी डिजिट है ये फ्रीक्वेंसी F, इसको लिख लेंगे। और फिर CF क्या निकलता है हमारा, इनको प्लस करते चले जाएंगे। जब हम 15 और इसको प्लस करेंगे 20 को क्या आ जाएगा हमारा 35 आ जाएगा हमारा। 35 में जब हम 32 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 2 प्लस करेंगे 37 प्लस 30 यानी कि 67। 67 में 35 प्लस करेंगे, फिर 33 प्लस करेंगे, 22, 20, 10, 8, 3। इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो इनका टोटल हमारा कितना आ जाएगा, इनको हम प्लस करते रहेंगे तो इन सबका हमारा टोटल कितना आ जाएगा 200 हमारा टोटल आ जाएगा। इसमें सॉल्व कर रखा है इसका निर्धारण निकालने के लिए। n डिवाइड बाय 2 निकालते हैं हम, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा 100। और 100 जो है वो किस में आ रहा है हमारा 102 में आएगा CF में। तो इसका अवलोकन हम जब करेंगे तो ये 78 से कम है, तो उसके बराबर है, ये 78 से कम आ जाएगा। और अवलोकन कितना आ जाएगा 133। और जहाँ पर 78 से अधिक है उसके बराबर है। 133 क्या है, अधिक से उसके अधिक है या उसके बराबर है। तो हमारे इसका जब हम टोटल निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 78 हमारा टोटल निकल कर आ जाएगा जब हम इसका माध्यिका का निर्धारण करेंगे। तो अब Q1 और Q3 का निर्धारण करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q3 और Q1 का हमें जब निर्धारण करना होता है तो वो हम उससे करेंगे N4 से। N4 क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 50 के बराबर है N4। और इसकी जो CF है वो कितनी निकल कर आ रही है 67, जो कि प्रतिशत 25 से अधिक है या 75 से कम है। ठीक है, 75 से अधिक है तो ये 77 आ जाएगा। और 165 उसके बीच का जो हम उसको ले लेंगे, तो हमारा ये जो 77 है वो क्या आ जाएगा हमारा Q3। इसी तरह Q1 77 आ जाएगा और Q3 हमारा आ जाएगा 80। तो इसमें हमारा जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो ये आ जाएगा, Q3 हमारा इतना आ जाएगा। और D4 से हम लोग D7 का निर्धारण करेंगे तो हमारा उसमें टोटल क्या आ जाएगा, ये जो आपको फॉर्मूले मैंने ऊपर बताई थी उसी की तरह आप इसको पुट करेंगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये अंडरस्टैंड नहीं होता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसको दोबारा से अच्छे से आपको समझा दूँगी। इसी तरह से हमारा P15 P60 निकल जाएगा। जो फॉर्मूला हमने ऊपर बताया था उसी से ये सॉल्व होकर आंसर निकल जाएगा। इसका तरीका क्या होता है बहुलक निकालने का, बहुलक क्या होता है हमारा मोड बहुलक विवरण में उस मान को संदर्भित करता है जो सबसे अधिक बार होता है। यानी विवरण जो दे रखा है हमें यहाँ पर हमें विवरण दे दिया 1 2 4 4 6 7 8 8 4 4। तो ये जो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है हमारा 4। तो ये 4 जो है यही हमारा क्या है मोड। जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही क्या कहलाता है हमारा मोड यानी कि बहुलक। जो संख्या ज़्यादा बार काउंटिंग होती है उसी को क्या कहते हैं हम मोड या बहुलक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बहुलक। यह एक वास्तविक मूल्य, और ये क्या है एक वास्तविक मूल्य है, रियल मूल्य है, जिसके अंदर और आसपास वस्तुओं की उच्चतम सांद्रता होती है या किसी दिए गए मान के आसपास आवर्ती की एकाग्रता का केंद्र दिखता है। या तो दिए गए मान आवर्ती के पास होता है, ये एकाग्रता का केंद्र दिखता है। इसलिए जहाँ उद्देश्य उच्चतम एकाग्रता के बिंदु को जानना हो उसे प्राथमिकता दी जाती है। तो उसमें इसको प्राथमिकता दी जाती है, मोड को प्राथमिकता दी जाती है जब उसकी एकाग्रता का बिंदु को जानना हो। और इस प्रकार यह स्थिति मापी जाती है, इसी प्रकार स्थिति को मापा जाता है। कृषि में इसका महत्व बहुत अधिक है, और मोड का जो महत्व है वो कृषि में बहुत ज़्यादा होता है। फसल की किस्म की विशिष्ट ऊंचाई, किसी क्षेत्र में सिंचाई का अधिकतम स्रोत, अधिकतम रोग प्रवण, धान की किस्म का पता लगाना, इस प्रकार गुणात्मक आंकड़ों के मामलों से बहुलक का महत्वपूर्ण माप है। ये कृषि में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसकी जो हमने फसल उगाई उसकी किस्म को जानने के लिए, उसकी ऊंचाई को जानने के लिए इसका ज़्यादा उपयोग होता है। मोड की गणना अनुरूप या रो डेटा से वर्गीकृत आंकड़ों या व्यक्तिगत प्रेक्षणों की एक श्रृंखला के लिए बहुलक अक्सर केवल निरीक्षण द्वारा पाया जाता है। उदाहरण के लिए हमें दे रखा है 2 7
10, 15, 10, 17, 18। तो हमारा इसमें बहुलक क्या है, हमारा 10, क्योंकि 10 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, तो हमारा 10 ही क्या हो जाएगा, इसमें बहुलक मोड हो जाएगा हमारा इसमें 10। बाकी सब क्या है, एक एक बार है। अगर इसमें बाकी तो इसमें हमारा मोड क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि 10 क्या है, 3 टाइम है 10। इसमें 2 भी 2 टाइम दे रखा है, तो हम इसको बाद में देखेंगे। अभी हम मानते हैं कि 2 1 ही टाइम है, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या होगा, 10 क्या होगा, बहुलक जो निकलेगा वो हमारा 10 निकलेगा, क्योंकि 10 यहाँ पर 3 टाइम है। नेक्स्ट उदाहरण के रूप में हम समझते हैं, इसमें देखते हैं हम, इसमें कोई भी संख्या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स नहीं है, तो इसमें कोई भी फार्मूला लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी इसमें 1 1 टाइम है, तो इसमें तो कोई फार्मूला हमारा ऐड होगा ही नहीं। सेकंड हमारे पास आती है उदाहरण की, इसमें 7 1 2 और 3 टाइम है। 3 टाइम क्या है हमारे पास, 7। 3 क्या है हमारा, 7 क्या है हमारा, 3 टाइम है, 1 2 3। और 10 कितनी बार है हमारा, 10 भी यहाँ पर 3 टाइम है। यहाँ 10 भी 3 टाइम है और 7 भी 3 टाइम है। तो हमारे बहुलक कौन कौन से हो जाएगा, 7 और 10 हो जाएंगे, क्योंकि तीनों ही 3 3 बार हैं, तो यही हमारे दोनों बहुलक हो जाएंगे। नोट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। यदि 2 बार आ जाए, माध्य जो है वो 2 अधिक मान समानावर्ती के साथ दिखाई दें, यानी कि 10 और 7 हमारा दोनों ही समानावर्ती हों और दोनों ही 3 3 बार दिखाई दे रहे हैं, तो प्रत्येक एक बहुलक है, प्रत्येक बहुलक है, क्योंकि हमारा 7 भी बहुलक हो जाएगा और हमारा 10 भी बहुलक हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में मोड का उपयोग करना नकारात्मक पक्ष है कि डेटा एक सेट में कोई मोड नहीं हो सकता, कि एक डाटा सेट में कोई मोड नहीं हो सकता, या इसमें एक से अधिक मोड हो सकते हैं, या तो इसमें कोई मोड नहीं हो सकता, ये एक से अधिक मोड भी हो सकते हैं। हालांकि डेटा के समान टेस्ट में केवल एक माध्य और केवल एक माध्यिका होगी। अगर हम इसमें देखें तो समान टेस्ट में केवल एक ही माध्यिका होगी और एक ही मीन होगा और एक ही मीडियन होगा। बट बहुलक जो है वो एक भी हो सकते हैं, और एक होगा तो हम उसमें कोई फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, क्योंकि हम उसका मोड जो है वो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब सारी डिजिट 1 1 टाइम है तो वो मोड हो ही नहीं सकता। अगर कोई डिजिट 1 टाइम है या 2 टाइम है, सेम है, तो इसमें भी हमारी प्रॉब्लम आ सकती है। मोड शब्द का उपयोग अक्सर डेटा सेट के मोड के संदर्भ में किया जाता है। यदि किसी डेटा सेट में केवल एक मान होता है जो सबसे अधिक बार होता है, तो सेट को यूनि उदाहरण के लिए निम्न तालिका स्कूल के पहले महीने के दौरान स्कूल कैफेटेरिया में बेतरतीब ढंग से चुने गए 100 छात्रों द्वारा खाए जाने की संख्या को दर्शाती है। नंबर ऑफ टाइम्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ टाइम्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो इसमें कैफेटेरिया में जो छात्र हैं वो कितनी बार उन्होंने खाना खाया है। जब जो आंकड़े दे रखे हैं इनको एक फ्रीक्वेंसी टेबल में दर्शाया जाता है ना, तो जो हमारा बहुलक क्या होता है, इसमें जिसको हमने सबसे अधिक बार दिया गया होता है वही हमारा बहुलक होता है। तो हम यहाँ देखेंगे 3 स्टूडेंट ने 2 बार खाया, 8 ने 3 बार, 22 ने 4 टाइम, 29 ने 5 बार, 20 ने 6 बार और 8 ने 7 और 10 ने 8 बार। तो इसमें 29 जो है वो 29 स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कौन से, 29, उन्होंने कितनी बार खाया, 5 बार। तो ये 5 बार जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। 5 बार क्या हो जाएगा, जो 5 टाइम खाया है, तो 5 गुना, यानी कि 5 गुना खाना खाया, तो इसका मोड ही हमारा हो जाएगा 5। जिसमें भी दे रखा है हमें कि मोड क्या है हमारा 5 गुना। हम समूहीकृत डाटा में मोड, अगर हम ग्रुप्ड देखें डाटा का, तो उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला लगता है L प्लस में F1 माइनस FO 2 F1, ये 2 जो लिखा हुआ है इसका मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस F2 माइनस F0 और मल्टीप्लाई बाय I वही डिफरेंस, और F जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाले डिजिट FO और F1 को करके हम लेते हैं। इसमें सामूहिक डाटा के हेल्प से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, जिसमें हम देख लेते हैं I जो है वो L जो है हमारा बहुलक वर्ग की निचली सीमा, वही लोअर लिमिट, और F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। जो बहुलक वर्ग है मोड है उसकी बारंबारता, F होता है बहुलक वर्ग की सब
पहले वर्ग की बारंबारता यानी बहुलक वर्ग ये टोटल क्या है उसके पहले वर्ग की जो बारंबारता यानी उसके जो ऊपर वाली होगी ना वो होगी हमारी F0 और F2 जो होगी वो उसकी नीचे वाली होगी यानी कि ये F आ रहा है हमारे यहाँ तो F जो 1 होगी ये F1 है तो ये इसके ऊपर वाली जो होगी वो F0 होगी और इसकी जो नीचे वाली होगी वो F2 होगी। ओके और आई क्या होती है बहुलक वर्ग की चौड़ाई वही जो उसके बीच में डिफरेंस आ रहा होगा वो हो जाएगी हमारी आई। दे रखे हैं इसके वो फॉर्मूला दे रखा है हमारे पास जो अभी हमने ऊपर देखा ये फॉर्मूला दे रखा है इसमें इसको कैसे कैलकुलेट करना है। 50 स्टूडेंट हैं उनकी हमें ऊंचाई सीमा में दे रखी है सेंटीमीटर में दे रखी है यानी कि 125 से 130 130 से 135 135 से 140 140 से 145 और 145 से 50 तो ये इनकी जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है 5 का जो आई क्या हो जाएगी हमारी 5। जब हम टेबल की हेल्प से इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसमें जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आ रहे होंगे वही हमारे उससे कैलकुलेट करेंगे हम इसको। इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि 10 2 टाइम्स है तो उससे नहीं, इसमें मोड को हम किससे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 14 तो ये किस में आ रहा है हमारा 135 में 135 और 130 और 135 के मिड का तो 14 क्या आ जाएगा हमारा आवर्ती का अधिकतम आवर्ती कौन सी हमारी 14 और इसके जो किसके साथ आ रहा है ये 130 और 135 के बीच में तो 130 और वो जो 135 होगा वही क्या हो जाएगा हमारा मोड क्लास होगा और इसमें आई जो होगी वो हमारी लोअर एल जो होगा सॉरी हमारा इसमें एल जो होगा वो 130 हो जाएगा और आई जो हमारा डिफरेंस अभी बताया था मैंने इनके जो बीच में चल रहा है वो डिफरेंस कितने का 5 का तो आई आ जाएगा। F1 क्या होगा हमारा 40 होगा और F0 क्या होगा हमारा 7 होगा। F1 होगा हमारा 14 और F0 जो होगा जो इसके ऊपर वाली संख्या है वो 7 होगी हमारी F0 और इसके नीचे वाली संख्या F2 होगी हमारी ये 10 क्या हो जाएगा हमारा F2। तो हमें देखें L आ गया 130 आई आ गया हमारा 5 F1 आ गया हमारा 14 ये F2 नहीं है ये यहाँ गलत है इसको हम काट देंगे और F0 आ जाएगा 7 और हमारा F2 आ जाएगा 10। फॉर्मूले में इसको पुट कर लेंगे तो L आ जाएगा हमारा 130 प्लस F1 14 माइनस करेंगे F0 7 F0 माइनस करेंगे 7 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस 10 और माइनस 7 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारा 5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 130 प्लस 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो 7 2 से जब 14 की मल्टीप्लाई करेंगे 28 माइनस 10 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इसको सॉल्व करेंगे जब 28 में से 10 माइनस करेंगे 18 और 18 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास नीचे 11 और ऊपर कितना बचेगा यहाँ आ जाएगा हमारा 130 और ऊपर कितना बचेगा हमारा 7 और इंटू करेंगे 5। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से 5 की तो कितना आ जाएगा 35 को आगे सॉल्व करेंगे हम 35 डिवाइड बाय 11 प्लस में 130 आ रहा है हमारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 11 3 ज़ा 33 3 पॉइंट ले लेंगे 0 लगाएंगे 11 1 ज़ा 11 तो 1 आ जाएगा बचे कितना हमारा 9 0 लगाएंगे तो 88 पे 11 8 से 88 इससे आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या आ गया हमारा इसको सॉल्व करने का जब इन दोनों को कट के तो कितना है 3.18। अब 3.18 को हम जब 130 में प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 130 प्लस 3.18 इसको करने के बाद आ जाएगा ये हमारा 133.18 ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो बहुलक की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 133.18। आई होप फ्रेंड्स आपके समझ में आ गया हो। ये देखिए इसमें वीडियो में इसमें भी हमें इस तरीके से आपका पूरा आंसर आ गया 1.3318 ठीक है।
आई होप फ्रेंड्स आपकी वीडियो ये अंडरस्टैंड हो गया हो कि ये कैसे सॉल्व हुआ है, कैसे हमने निकाला है पूरा आंसर। एक बार हम जो बुक में दे रखा है उससे भी चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही निकला है या नहीं निकला है। तो ये देखिए आपको इसी में भी ऐसे ही समझा रखा है कि 130 हमने प्लस किया, जो हमारा एल था वो ले लेंगे। 14 माइनस में 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस 10 माइनस 7, हम इंटू कर देंगे 5 से। 5 क्या लिया हमने, जो हमारा डिफरेंस आ रहा था। जब हम इसको इंटू करेंगे तो 28 आ जाएगा। 28 में से 17 को माइनस कर देंगे। 17 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर 11, और यहाँ कितना बचा 7। 7 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 जो दे रखा है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 35। 35 को 11 से कट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 3.18, 3.3.18 आ जाएगा हमारा। और इसको हम 130 में प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 133.18 सेंटीमीटर। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ ये समझ में आ गया। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी रह जाती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो मैं इसको आपको दोबारा से कॉपी पेन की हेल्प से समझा दूँगी। और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इससे आगे का चैप्टर, इसमें यही था ज्योमेट्रिक माध्य, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जैसे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास